समय ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल आज तक कोई नहीं खोज सका। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने आप को समय की धारा में बहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस धारा में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई गहरे भंवर भी। और एक बार इस भंवर में फंसने के बाद शायद ही कोई बाहर निकल पाया है। अधीश भी ऐसे ही भंवर में फंस चुका है, जहां से बाहर निकलने के लिए वो छटपटा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो जितना ही छटपटा रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। क्या अधीश कभी इस पहेली को हल कर सकेगा? क्या अपने साथ साथ वो समीर को भी वापस ले जा पाएगा? अधीश शताक्षी के साथ चुपचाप चला जा रहा था, लेकिन उसके मन में सवालों की तूफान उठ रहे थे। उसे अधिक प्रश्न पूछने में संकोच भी हो रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि वो बड़ी आसानी से मणि निकाल लेगा और जल्दी ही तरंगम वापस लौट जाएगा। लेकिन उससे पहले समीर को भी तो आजाद कराना था। तभी शताक्षी ने कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि एक कुएं से मणि निकालना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है ना? यह सुनकर अधीश चौंक गया। क्या तुम्हें मन की बात पढ़ना भी आता है? शताक्षी ने हंसकर कहा, नहीं, मुझे मन की बात पढ़ना नहीं आता, बस अंदाजा लगा लिया, लेकिन मैं समझ सही रही हूं ना? अधीश ने जवाब दिया। हां, मुझे तो यही लगता है। यह सुनकर शताक्षी फिर मुस्कुराई। अब अधीश को अपनी गलती समझ में आ गई थी। शताक्षी बोली, जितने पुरुष महारानी के पुतले बनाकर रखे हैं उससे अधिक इस कुएं में फंसे हुए हैं। क्या यहां पर भी कोई दुष्ट रानी है जिसे लोगों को पुतला बनाने का शौक है? अधीश ने हंसते हुए पूछा। शताक्षी बोली, हां, ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन यहां कोई रानी नहीं बल्कि एक राजा है। अधीश ये सुनकर फिर चौंका। राजा मतलब? शताक्षी बोली, बड़ी लंबी कहानी है, सुनना चाहोगे? अधीश ने कहा, जरूर सुनना चाहूंगा। 7 कोस का लंबा सफर भी तय हो जाएगा। शताक्षी उसकी बात से सहमत हो गई। कहानी सुनने सुनाने में रास्ता आसानी से कट जाएगा। शताक्षी ने कहना शुरू किया और अधीश ध्यान से सुनने लगा। शताक्षी के पास समय से पार देखने की दिव्य दृष्टि थी, तो स्वाभाविक ही था कि वो हर घटना का आंखों देखा वर्णन कर सकती थी। शताक्षी ने कहानी शुरू की। लगभग 400 साल पुरानी है ये कहानी। रानी भाग्यलक्ष्मी उस समय इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। परियों से भी ज्यादा खूबसूरत राजकुमारी। उनके पिता यानी महाराज भाग्यसेन उन पर जान छिड़कते थे। अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर खुशी जुटाना चाहते थे। महाराज के और कोई संतान नहीं थी। इकलौती बेटी भाग्यलक्ष्मी ही उनके लिए सब कुछ थी। महाराज एक कुशल शासक थे। उनके शासन में किसी चीज की कमी न थी। धन दौलत से प्रजा संपन्न थी और सभी प्रसन्न रहते थे। लेकिन तभी इस सुंदर जगह को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। राज्य में लगातार 12 साल तक सूखा पड़ा। खजाने खाली होने लगे। लोगों के पास धन था लेकिन अनाज नहीं। जानवर भूख से दम तोड़ने लगे। प्रजा धीरे धीरे राज्य छोड़कर जाने लगी। भूख और बीमारी से कई लोग पहले ही अपने प्राण खो चुके थे। राजा ने पंडितों से सलाह ली, पूजा पाठ यज्ञ हवन कराए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तभी एक बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा राज्य में पधारे। राजा और रानी दौड़े दौड़े उनके पास गए। राजा ने आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, महाराज, ये प्रजा मेरे बच्चों की तरह है और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरी सहायता कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। कहते हुए महाराज की आंखों से आंसू बह निकले। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं भाग्यसेन, और मेरे पास इसका एक हल भी है। मैं अकाल दूर करने के लिए एक यज्ञ करूंगा। लेकिन इतना कहकर महात्मा चुप हो गए। राजा बेचैन हो उठे। लेकिन क्या महाराज? आप यज्ञ कीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। महात्मा ने कहा, सोच लो राजा, इस यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। राजा ने कहा, मेरी प्रजा से बढ़कर मुझे कोई चीज प्यारी नहीं। महात्मा ने कहा, ठीक है राजा, तैयार हो जाओ। परसों से मैं यज्ञ शुरू करूंगा और 9वें दिन तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी की बलि देनी होगी। यह सुनकर राजा सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने दिल पर पत्थर रखकर महात्मा की बात मान ली। लेकिन जब रानी ने यह बात सुनी तो गुस्से से पागल हो उठी। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा निर्णय ले लिया?
मैं अपने जिगर के टुकड़े, मेरी जान, मेरी बेटी के शरीर पर एक खरोंच आए, ये सहन नहीं कर सकती। आप उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? अधीश को कहानी सुनते हुए लग रहा था जैसे हर घटना उसकी आंखों के सामने ही घट रही है, और इसीलिए अधीश ये बात सुनकर वो सच में घबरा गया और बोल पड़ा, सच में शताक्षी? ये कैसे संभव है? ये कितनी अजीब और गलत बात है। शताक्षी बोली, पहले नर बलि का प्रचलन था, बल्कि आज भी कई जगह इंसानों की बलि दी जाती है। यह सुनकर अधीश को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे आगे क्या हुआ ये जानने की भी जल्दी थी। फिर क्या हुआ शताक्षी? फिर अंधेरा हो गया? ये कहकर शताक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मतलब? ओह अच्छा, अंधेरा तो सच में हो गया है, अधीश ने कहा। वो कहानी में ऐसा खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। शताक्षी बोली, आगे जंगल और अधिक घना है। अंधेरे में जंगल में बढ़ते जाना खतरे से खाली नहीं है। आगे का सफर हम कल सुबह करेंगे। फिर उन्होंने एक खाली और साफ जगह देखकर डेरा डाल दिया। अधीश सूखी लकड़ियां ले आया, आग जलाई और शताक्षी ने पोटली से खाने का सामान निकाल लिया। खाना पीना खाकर अधीश एक बार फिर कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। आगे क्या हुआ शताक्षी? शताक्षी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम थके नहीं हो अधीश? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर कल हमें आगे की यात्रा भी करनी है। अधीश ने उसकी बात मान ली और चुपचाप लेट गया, और सच में थकान इतनी अधिक थी कि लेटते ही उसकी आंख लग गई। सुबह जल्दी उठकर उन दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी, और यात्रा शुरू करने के साथ ही शताक्षी ने कहानी भी शुरू कर दी। महात्मा ने यज्ञ शुरू कर दिया था। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे राज्य की स्थिति सुधरती जा रही थी। बारिश होने लगी, पशु पक्षियों में जीवन का संचार होने लगा, पेड़ थोड़े खिलने लगे। आखिर यज्ञ का 9वां और आखिरी दिन भी आ पहुंचा। रानी खुद को किसी भी तरह संभाल नहीं पा रही थी। राजा भी दुखी था, लेकिन उसने प्रजा की भलाई के लिए अपने आप को समझा लिया था। लेकिन राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बलि वाले दिन भाग्यलक्ष्मी अपने पिता के पास आई और बाहर जाने की आज्ञा मांगी। पिताजी, अब कुछ दिन से बारिश हो रही है, नदियों में पानी फिर से भरने लगा है। मैं अपनी सखियों के साथ तैरने जाना चाहती हूँ, चली जाऊं? राजा की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन फिर उसने सोचा, आज तो कम से कम मुझे अपनी लाडली बेटी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। उसने भाग्यलक्ष्मी को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, लेकिन बेटी थोड़ा जल्दी लौट आना। आज अनुष्ठान का अंतिम समारोह है, उसमें तुम्हें उपस्थित होना ही होगा। राजकुमारी ने कहा। वो जानती है और नहाकर जल्दी वापस आ जाएगी। फिर राजकुमारी अपनी 3-4 प्रिय सखियों और दासियों को लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजकुमारी अपने भविष्य से पूरी तरह अनजान थी। साधारण दिनों की तरह ही नदी पर नहाने चली गई। कई सालों बाद आज उसने नदी को पानी से लबालब देखा था। पिछली बार जब वो आई थी तो 5 साल की नन्ही बच्ची थी। आज राजकुमारी 17 साल की खूबसूरत नवयुवती में बदल चुकी थी। पानी देखकर उससे सब्र न हुआ और वो नदी में उतर गई। तैरना तो उसे आता न था। घाट पर ही पानी की लहरों से खेलने लगी। सखियों और दासियों ने पर्दे का प्रबंध कर रखा था, लेकिन फिर भी कोई था जो राजकुमारी पर नजर रखे हुए था। राजकुमारी को उसकी दासियों ने 2-3 बार कहा कि समय अधिक हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन राजकुमारी का जी भरता ही नहीं था। वो पानी में थोड़ा और गहरे उतर गई। उधर महल में जहां हवन चल रहा था, राजा को चिंता हुई। अब तक राजकुमारी वापस नहीं लौटी थी। उसे बलि के लिए कभी भी बुलाया जा सकता था। राजा ने एक मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने तुरंत कुछ लोग संदेश लेकर नदी की ओर भेज दिए। उधर राजकुमारी मग्न होकर पानी से खेल रही थी और निडर होकर आगे बढ़ रही थी। उसने जैसे ही एक और कदम आगे की ओर बढ़ाया, तभी पानी में एक तेज भंवर उठा और राजकुमारी उसमें फंस गई और मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगी। कई दासियां तुरंत नदी में कूद पड़ी, लेकिन तब तक वो भंवर उसे बहाकर बहुत दूर ले गया था। तभी उन सब ने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर जोर की आवाज हुई। छपाक! कोई ऊंचे पेड़ से नदी में कूदा था। दासियों की जान सूख रही थी। अब राजा उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतने में मंत्री के भेजे हुए लोग राजकुमारी को लेने के लिए आ गए। जब दासियों ने उसे पूरी बात बताई तो वे भी परेशान हो गए। उनमें से कुछ नदी में कूद गए और राजकुमारी को खोजने लगे और बाकी महल की ओर दौड़े।
शाम तक राजा के आदमी नदी में गोते लगाकर राजकुमारी को खोजते रहे। उसके किनारे बसे दूसरे गांव और नगरों तक सूचना भेज दी गई, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। जब बलि के लिए राजकुमारी को बुलाया गया तो राजा हाथ जोड़कर महात्मा के सामने खड़ा हो गया। महाराज, राजकुमारी नदी में डूब गई है, अब मैं क्या करूं? आप उसकी जगह मेरी बलि चढ़ा दीजिए। महात्मा ये सुनकर क्रोधित हो गए। राजा ने उनसे बहुत प्रार्थना की, लेकिन महात्मा ने एक ना सुनी और राजा को शाप देते हुए कहा, आज तूने बहुत बड़ा छल किया है, लेकिन तेरा ये छल कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर वे चले गए। राजा हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। ना तो वो यज्ञ सफल हुआ, न ही उसकी पुत्री मिली। यज्ञ के प्रभाव से जो बहार लौट आई थी, उस पर भी जैसे तुषार पड़ गया। ठंड बढ़ने लगी और धीरे धीरे हर जगह बर्फ का साम्राज्य हो गया। लोग राज्य छोड़ छोड़कर जाने लगे। राजा और रानी ने अपनी बेटी को वापस पाने की उम्मीद अभी खोई नहीं थी, लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद भी राजकुमारी भाग्य लक्ष्मी के बारे में कोई समाचार नहीं मिला, तो उनकी भी उम्मीद टूटने लगी और एक दिन इसी इंतजार में उनके जीवन की डोर भी टूट गई। इतना कहकर शताक्षी चुप हो गई। अधीश ने पूछा, और राजकुमारी, वो कहां पर थी? और वो कौन था जो दूसरे किनारे पर बैठकर उसे देख रहा था? बताती हूं, अभी पहले हमें दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। सूरज सर पे आ गया है, थोड़ी देर बैठते हैं, तुम भी थक गए होगे, शताक्षी ने कहा। अधीश हालांकि अभी नहीं थका था, लेकिन शताक्षी के बारे में सोचकर उसने हां कह दिया। एक झरने के किनारे दोनों आराम करने बैठ गए। वहीं बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद अधीश बोला, हम बस पहुंचने ही वाले होंगे ना? शताक्षी ने जवाब दिया, हां, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। हालांकि 7 कोस बहुत अधिक नहीं होते, लेकिन भयानक जंगल जहां दिन में भी अंधेरा रहता था, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जंगली वनस्पति के कारण मार्ग ढका हुआ था। वहां रास्ता खोजते हुए चलना एक बड़ी चुनौती था और इसीलिए उन्हें इतना अधिक समय लग रहा था। थोड़ी देर आराम करके वे दोनों फिर चल पड़े। शताक्षी ने कहानी फिर शुरू कर दी। राजा और रानी ने राजकुमारी के वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन राजकुमारी ने वापस न लौटने की कसम खा ली थी। अधीश ने पूछा, क्या उसे बलि की शर्त के बारे में पता चल गया था? हां, उसे शर्त के बारे में उसी दिन पता चल गया था जिस दिन अनजान व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी। उसी ने उसे शर्त के बारे में भी बता दिया था। शताक्षी ने कहा, फिर वो इतने सालों कहां रही? और जब राजा रानी ही ना रहे तो राज्य में वापस लौटकर क्यों आई? अधीश के मन में कई सवाल थे। शुरू से बताती हूं। जिस समय राजकुमारी नहाने के लिए नदी पर गई, ठीक उसी समय दूर देश का एक राजकुमार भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। प्यास लगी तो नदी के किनारे रुककर पानी पीने लगा। तभी उसने देखा पानी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। बाल धोते समय राजकुमारी के जो सुनहरे बाल टूटे थे, उसकी सखियों ने पत्ते के एक दोने में रखकर बहा दिए थे। राजकुमार ने वो दोना पकड़ लिया और देखा उसमें सोने के पतले पतले तारों जैसे बाल रखे हुए हैं। राजकुमार ने उन बालों को देखा तो देखता ही रह गया। उसने सोचा कि जिस लड़की के बाल सुनहरे हैं वो खुद कितनी सुंदर होगी। वो ध्यान से उस दिशा में देखने लगा जहां से वो बाल बहकर आए थे। वही देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। ऊंचाई से जब उसने राजकुमारी को भंवर में डूबकर बहते देखा तो पेड़ से छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। अधीश के मन में फिर से कई सवाल उठने लगे थे। जब राजकुमारी जीवित थी तो कभी अपने माता पिता से मिलने क्यों नहीं आई? वो राजकुमार कौन था? इतने साल राजकुमारी कहां रही और फिर कई सालों बाद लौटकर क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल कि वो इतने लंबे समय से जीवित कैसे है? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।